इन दोनों वीडियोस को गौर से देखें। पहली वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक को कुएं की दीवारों पर चला रहा है और दूसरी वीडियो में एक शख्स खुद को बैलेंस करते हुए एक रस्सी पर चल रहा है। आखिर ये लोग इतने खतरनाक स्टंट्स कैसे परफॉर्म कर लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन स्टंट्स के पीछे की साइंस को जानेंगे। इसके अलावा हम साइंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक छोटा सा लोहे का सिक्का पानी में डूब जाता है जबकि बहुत भारी जहाज पानी में तैर लेते हैं, और वो कौन सी फोर्स है जो कि गाड़ी के ब्रेक्स लगने पर आपको आगे की तरफ धकेलती है, जिससे बचने के लिए आप सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको अर्जेंसी में आग जलानी हो और आपके पास लाइटर या माचिस ना हो तो आप एक बैटरी की मदद से कैसे आग जला सकते हैं। तो आएँ शुरू करते हैं। जो भी शख्स पहली मर्तबा इस किस्म की ट्रिक्स देखता है तो उसके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर कैसे कोई शख्स दीवारों पर बाइक चला सकता है। ये समझने के लिए आप पहले ये जान लें कि कोई शख्स ज़मीन पर कैसे बाइक चला सकता है, या फिर कहें कैसे चल सकता है। ज़मीन चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है और जो शख्स ज़मीन पर पाँव रख देगा वो ज़मीन पर चल सकता है। अब वो कौन सी फोर्स है जो कि मौत के कुएं में बाइक को दीवार की तरफ धकेलती है, जिससे बाइक दीवार पर चल सकती है? इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये आपको नॉर्मल केसेस में नज़र नहीं आती, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में नज़र आती। इसे समझाने के लिए सर्कुलर मोशन को देखते हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है जिसे मैंने एक धागे की मदद से बांधा हुआ है। अब अगर इसे मैं सर्कुलर मोशन में घुमाता हूँ तो एक फोर्स लगेगी जो कि इस प्लास्टिक के टुकड़े को सर्कल से बाहर की तरफ धकेलेगी। तो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरने की बजाय सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जब बाइक मौत के कुएं में घूम रही होती है तो उस पर भी एक फोर्स लगती है जो कि उसको सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब दीवारें होने की वजह से बाइक बाहर तो नहीं जा पाती, इसीलिए बाइक दीवारों पर बहुत ही मजबूती से जुड़ जाती है और दीवारों पर चलने लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को छोटे लेवल पर समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेरे पास एक गिलास है जिसमें पानी और थोड़ी सी इंक मौजूद है। अब अगर मैं इसे सर्कुलर पाथ में घुमाता हूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पानी को सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अगर मैं इसे तेज़ी से घुमाता हूँ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को नीचे नहीं गिरा पाएगी और गिलास सेफली अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा, कुछ इस तरीके से। तो देखा कितने आसानी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स को रोक दिया और गिलास को सेफली मूव करा दिया। रस्सी पर चलना एक बहुत ही बेहतरीन हुनर है और दुनिया में काफ़ी माहिर लोग रस्सी पर चल सकते हैं, लेकिन कोई शख्स रस्सी पर चलते हुए खुद को गिरने से कैसे बचाता है, ये जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ गिरती कब है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पेन मौजूद है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो पेन गिर जाएगा, लेकिन अगर इस पेन को मैं सपोर्ट दे दूं तो पेन नहीं गिरेगा। लेकिन इस पूरी पेन की बॉडी को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास को अगर सपोर्ट दे दी जाए तो ये पेन नहीं गिरेगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर इसका पूरा का पूरा मास यानी कि वज़न कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस पेन के लिए इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, तो अगर मैं इसके सेंटर को सपोर्ट कर दूँ तो ये पेन नहीं गिरेगा, जबकि इसके दोनों आउटर साइड सपोर्टेड नहीं है, लेकिन सिर्फ सेंटर ऑफ मास सपोर्टेड होने की वजह से ये चीज़ नहीं गिर रही। इसी तरीके से आपको खड़े रहने के लिए पूरी बॉडी का ज़मीन से लगे रहना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का आपके कदमों के बिल्कुल ऊपर होना ज़रूरी है। तो रस्सी पर चलते हुए शख्स का सेंटर ऑफ मास रस्सी के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, नहीं तो वो शख्स गिर जाएगा। रस्सी पर चलने वाले लोग अपने साथ एक स्टिक रखते हैं। जब भी उनका वज़न लेफ़्ट या राइट में जाने लगता है वो उस स्टिक को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे उनका सेंटर ऑफ मास दोबारा से रस्सी के ऊपर आ जाता है। अगर कोई शख्स लेफ़्ट की तरफ गिरने लगेगा तो वो अपनी स्टिक को राइट की तरफ मूव करेगा, जो कि साइज़ में बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास रस्सी के ऊपर आ जाएगा और वो शख्स गिरने से बच जाएगा। अब जब भी गाड़ी में ट्रैवल करें, गाड़ी स्टार्ट होते वक्त या गाड़ी की ब्रेक्स लगते वक्त आपको एक फोर्स महसूस होती है। जब गाड़ी बहुत तेज़ी से स्टार्ट होने लगती है तो एक फोर्स आपको पीछे की तरफ धकेल, जबकि गाड़ी बहुत तेज़ी से रुकने लगती है तो एक फोर्स आपको आगे की तरफ धकेलती है। आखिर ये फोर्स क्या है? न्यूटन ने इस फोर्स को अपने पहले लॉ में ही समझा दिया, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो हमेशा रुके रहेगी, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी, तब तक जब तक कोई फोर्स उससे चेंज होने पर मजबूर नहीं करती। तो जब आप रुकी हुई गाड़ी में बैठे होते हैं आपकी बॉडी भी रुकी हुई होती है। जब गाड़ी चलने लग जाती है आपकी बॉडी फिर भी रुके रहना चाहती है, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी आगे निकल गई और आपकी बॉडी पीछे रह गई। और जब गाड़ी चलते हुए फ़ौरन से रुकती है तो आपकी बॉडी चलते ही रहना चाहती है, इसलिए आपको एक आगे की तरफ फोर्स महसूस होती है। अगर आपके पास माचिस या लाइटर ना हो और आपको अर्जेंट तौर पर आग जलानी हो तो आप एक बैटरी की मदद से बआसानी आग जला सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में थोड़ी देर के लिए टच करना पड़ेगा।
तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनती हैं। जब भी किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स वायर के एटम से जंप करते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं और दोबारा बैटरी में चले जाते हैं। बीच में कोई बल्ब या कोई और चीज़ ना होने की वजह से करंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। रास्ते में अगर कोई रुकावट ना हो तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और तेज़ी से मूव करने की वजह से वायर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। जिस तरीके से दोनों हाथों को बहुत तेज़ी से रब करने से हाथों के दरमियान हीट पैदा हो सकती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के बहुत तेज़ी से मूव करने से वायर के अंदर हीट पैदा हो जाती है और उस हीट से आप आग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने दरख्त के पत्तों को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा होगा, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं इसलिए पानी के ऊपर तैर सकते हैं। जबकि एक छोटा सा पत्थर भी अगर पानी में फेंक दिया जाए तो वो डूब जाता है भारी होने की वजह से। अगर सारी बात हल्के और भारी होने की है तो बड़े बड़े जहाज़ पानी में आखिर कैसे तैर सकते हैं? भारी से मुराद वज़न नहीं बल्कि उसकी डेंसिटी है। इसे मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। किसी भी चीज़ के डूबने या ना डूबने का फैसला आप दो चीज़ों से कर सकते हैं। पहला, उसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम से मुराद उसका साइज़ क्या है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा लोहे का सिक्का ले लें, उसका साइज़ बहुत ही कम होगा। अब उस लोहे के साइज़ के बराबर पानी ले लें और चेक करें कि उस लोहे के सिक्के का वज़न ज़्यादा है या उसके साइज़ के बराबर पानी का वज़न ज़्यादा है। अगर लोहे के सिक्के का वज़न पानी से ज़्यादा है तो लोहा नीचे चला जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, यानी कि लोहे का सिक्का पानी में डूब जाएगा। दूसरी तरफ लोहे का जहाज़ लें जिसकी बॉडी लोहे से बनी हुई है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि लोहे की सिर्फ बॉडी है, अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल लोहे से भरा हुआ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खाली स्पेस भी मौजूद है। अब अगर एक जहाज़ लिया जाए लोहे का और उसी के साइज़ के बराबर पानी लिया जाए तो पानी का वज़न लोहे के जहाज़ से ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी पूरी कश्ती के साइज़ के बराबर है और लोहे के जहाज़ के अंदर खाली स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोहे के जहाज़ के बराबर के साइज़ का पानी ले लिया जाए तो उस पानी का वज़न जहाज़ से ज़्यादा होगा, इसलिए पानी नीचे जाता है और लोहे का जहाज़ ऊपर तैरने लगता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।